स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ताइवान चाइना के रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से एक बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि आपको पता है, ताइवान कोशिश करता रहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करें। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 13-14 ऐसे देश थे जो कि ताइवान को एज अ सेपरेट देश रिकॉग्नाइज करते थे, और उसमें से एक देश था जिसका नाम है होंडुरास। ये आप देख सकते हो, ये मैप में नीचे साउथ अमेरिका हो गया, ऊपर नॉर्थ अमेरिका हो गया, इनके बीच में यहां पर कई सारे छोटे छोटे देश हैं, और उसी में से ये देश है होंडुरास। तो होंडुरास भी ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री मानता था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस था। लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर अब आप देख सकते हो आई है, होंडुरास एस्टैब्लिशेस डिप्लोमेटिक टाइज विद चाइना इन ब्लो टू ताइवान। मतलब ताइवान को जो ये अलग देश रिकॉग्नाइज करता था, अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस था वो ताइवान के साथ खत्म करके इसने अब चाइना के साथ अपना रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया है। तो इसका महत्व क्या है, यहां पर वन चाइना पॉलिसी को लेकर क्या कहा जा रहा है, काफी कुछ जानने को है। बेसिकली यहां पर होंडुरास के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो इससे बेटर बैच आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये एक सिंगल बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक तो पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, लेकिन आपके पास एक और मोटिवेशन है। मान लीजिए अगर आप ये बैच लेते हैं और अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है 2024 में, और डेफिनेटली अगर आप मेहनत करेंगे तो निकलेगा, और अगर वो प्रीलिम्स क्रैक हुआ तो फ्री में आपको मेंस का ऑफलाइन प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। मतलब कि जितने भी लोग प्रीलिम्स क्रैक करेंगे इस बैच के अंदर, वो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, उनको दिल्ली बुलाया जाएगा स्टडी IQ के हेडक्वार्टर, फ्री में रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट 3-4 महीने आपको दी जाएगी। सोच के देखिए, इतने कम प्राइस पे अभी जस्ट 1-2 क्लासेस ही हुए हैं, अभी भी आपके पास मौका है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर अगर आप में से जो लोग सोच रहे हैं 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही सेम बैच, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक वाला 2025 वालों के लिए ये बैच है। जो भी आपको कोर्स लेना हो, चाहे EPFO का हो, SIP हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड साथ ही साथ यहां पर अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, जो मैंने आपको बोला ना यहां पर होंडुरास, इसने अपना जो रिलेशन है वो चाइना के साथ स्टैब्लिश कर लिया। ये आप देख सकते हो, दोनों देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो यहां पर स्टैब्लिश कर लिया गया। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रिसेंटली बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने ताइवान के साथ अपना रिलेशंस कट करके चाइना के साथ यहां पर स्टैब्लिश कर लिया है, और होंडुरास भी इसमें से एक देश बन गया है। अभी मैं अगर आपको प्रेजेंट में बताऊं तो आज के डेट में ताइवान को रिकॉग्नाइज करने वाले, मतलब एज अ सेपरेट देश रिकॉग्नाइज करने वाले सिर्फ और सिर्फ 13 देश हैं। मतलब उसमें से भी एक देश है वेटिकन, आपको पता ही है, बहुत ही छोटा सा स्मॉलेस्ट कंट्री बोला जाता है, वेटिकन सिटी है, छोटा सा है आपका। तो सिर्फ 13 ही ऐसे देश हैं जो कि ताइवान को एज अ सेपरेट नेशन जो है आपका डिक्लेयर कर चुके हैं। और यहां पर इसमें से आप देख सकते हो 4 स्मॉल पैसिफिक आइलैंड देश हैं, एस्वातिनी है जो कि सदर्न अफ्रीका में है, पैराग्वे, और 6 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो आप इससे समझ पा रहे होगे, बहुत ही छोटे छोटे जो आइलैंड कुछ कंट्रीज हैं वही ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन होंडुरास ने भी यहां पर अपना रिलेशन सब कट कर दिया है और चाइना के साथ स्टैब्लिश कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है ताइवान के लिए और एक बड़ी जीत है चाइना के लिए। इनफैक्ट मैं आपको होंडुरास के बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो होंडुरास के ऊपर बड़ा एक इन्फ्लुएंस आपको यूएस का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जितने भी देश आप देख रहे हो ना, इसमें यूएस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्चुअली 1980s तक अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलिट्री डोमिनेट करती थी इस देश के अंदर, होंडुरास में, और उसमें यूएस क्या करता था, मिलिट्री का इस्तेमाल करता था कि जितने भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चलते थे उसको सप्रेस किया जा सके। उसके बाद धीरे धीरे वहां पर सिविलियन लीडरशिप उभर कर आई, डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत देखने को मिली, और फिर यहां पर मिलिट्री का जो पावर है उसको थोड़ा सा कम किया गया। वैसे मैं बता दूं कि थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल हैं, जो लोग हैं होंडुरास में, वो यूएस के अंदर जाते हैं, काम करते हैं और वहां से रेमिटेंस भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, और ये एक बड़ा जरिया है होंडुरास के इकोनॉमी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ पाओगे, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूएस के इन्फ्लुएंस वाला देश अगर वो शिफ्ट कर रहा है तो ये एक बड़ी यहां पर जीत आप कह सकते हो चाइना के लिए। अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री थोड़ा सा जानना चाहते हो, 1502 से लेकर जब कोलंबस होंडुरास पहुंचे थे, और उसके बाद स्पेनिश कॉलोनाइजेशन हुआ था 1524 में, और उसके बाद धीरे धीरे यूएस का इन्फ्लुएंस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, यहां पर क्वेश्चन यह है कि ताइवान का क्या कहना है, मतलब कि
होंडुरास ने ताइवान के साथ अपना रिलेशन क्यों कट किया और क्यों चाइना के पास गया? ताइवान ने आरोप लगाया है होंडुरास के ऊपर कि देखिए, होंडुरास चाहता था कि हम उसको कुछ पैसे दें, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, तभी होंडुरास ताइवान के साथ रिलेशन रखेगा। तो यहाँ की जो प्रेसिडेंट है ताई इंग वेन ताइवान की, उन्होंने कहा कि देखिए, हम यहाँ पर डॉलर डिप्लोमेसी नहीं करने आए हैं, हम होंडुरास के साथ डॉलर डिप्लोमेसी नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के पास से तो बहुत सारा डॉलर पड़ा है, पैसा पड़ा है, वो होंडुरास को दे सकता है, और उसी के लालच में होंडुरास जो है वो चाइना के पास गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया चाइना के ऊपर कि चाइना जानबूझकर ताइवान का जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर बार बार धमकी दे रहता है, आप सभी को पता है। लेकिन चाइना का कहना है कि देखिए, हमने होंडुरास के साथ जो डिप्लोमेटिक डील की है इसमें कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया है, हम होंडुरास को कोई भी कंडीशन नहीं रख रहे हैं, हम कोई वहां पर अभी के लिए कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, चाइना ये कह रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी इसी मंथ के शुरुआत में खबर ये आई थी कि होंडुरास के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने लेटर भेजा था ताइवान को, और यह कहा था कि आप हमें $2.5 बिलियन दीजिए, ताकि हम अपना हमने जो लोन लिया था वो लोन चुका सकें, हम कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह बना सकें। तो ऑब्वियस सी बात है, ताइवान के पास इतना पैसा थोड़ी है कि वो सबको पैसे देता रहेगा। अब चाइना क्या है, चाइना तो यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लालच में ये सारी चीजें करता रहता है। तो क्या हुआ कि होंडुरास ने ये जो खबर आई थी $2.5 बिलियन की डिमांड की थी ताइवान से, उसको नकार दिया, लेकिन ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसको जो है आपका कंफर्म किया था कि ऐसा हुआ है, लेकिन ताइवान ये पैसा होंडुरास को नहीं पे कर पाएगा। और कहीं ना कहीं इसी से आप समझ पाओगे कि चाइना कितनी बड़ी चाल चलता है, अपना जो पावर है, मनी पावर है, उसके माध्यम से जो अलग अलग छोटे छोटे देश हैं जिनको थोड़ा भी अगर आप पैसा दे दोगे तो वो आपके अंडर में आ जाएंगे, वही आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस यही है कि एक तो होंडुरास ने अपना जो है स्विच किया है, डिप्लोमेटिक यहां पर डील साइन की है चाइना के साथ, और दूसरा ताइवान का अगर आप देखोगे इंटरनेशनली जो स्पेस है वो छोटा पड़ता जा रहा है, और इसी की वजह से यहां पर जो टेंशन है ताइवान स्टेट में वो लगातार आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो अभी तक क्या है कि दोनों देश के बीच में जो स्टेटस को है वो बना हुआ है, लेकिन चाइना लगातार धमकी देता रहता है कि आज नहीं तो कल जो है हम ताइवान के ऊपर मिलिट्री अटैक करेंगे, और उस देश को, क्योंकि वो चाइना बिल्कुल भी इसको अलग कंट्री नहीं मानता। ताइवान का कहना है कि हम इंडिपेंडेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं, ताइवान में भी कुछ ऐसे लोग थे पहले जो काफी हद तक मानते थे कि ताइवान को मर्ज हो जाना चाहिए चाइना के साथ और इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन रीसेंट जो सर्वे किया गया उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ताइवान इंडिपेंडेंट रहे और चाइना के साथ ना जाए, क्योंकि ताइवान एक डेमोक्रेसी है, आपको समझना है, और चाइना तो बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं ना कहीं दोनों देश आपकी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं कि स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो खबर आई है ना कि होंडुरास ने फॉर्मल रिलेशन रखा है चाइना के साथ, ये बेसिकली आता है अंडर दी वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी का ओरिजिन अगर आप देखोगे तो 1949 से ही आपको देखने को मिलेगा। जब से इसके अंदर जो मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट की सरकार आई है, तब से ही वन चाइना पॉलिसी लाया गया है। वन चाइना पॉलिसी बेसिकली ये कहता है कि किसी भी देश को अगर यहां पर चाइना के साथ रिलेशन रखना है तो वो ताइवान के साथ फॉर्मल रिलेशन नहीं रख सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर देश किसके साथ रिलेशन रखना चाहेंगे? वो चाइना के साथ ही रखेंगे, क्योंकि उनको चाइना के साथ फायदा है। कोई भी देश ऐसा तो है नहीं कि ये छोटा देश ताइवान के साथ रिलेशन रखे और अपना रिलेशन चाइना के साथ खराब करे। और इसी की वजह से यहां पर प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी देश जो चाइना को रिकॉग्नाइज करता है वो ताइवान को नहीं कर पाता, क्योंकि चाइना ने यहां पर कंडीशन रखा हुआ है वन चाइना पॉलिसी का कि आप ताइवान के साथ फॉर्मल रिलेशन नहीं रख सकते। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में यूएसए का क्या स्टैंड है? वैसे मैं बता दूं कि यूएसए भी 1979 तक जो मेनलैंड चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक चाइना, बेसिकली क्या है ना, इसको पीआरसी कहा जाता है, पीपल्स रिपब्लिक चाइना, और ताइवान को कहा जाता है आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यूएस भी चाइना को 1979 तक नहीं मानता था, और 1978 में फाइनली जाकर बताया जाता है कि यूएस ने चाइना के साथ जो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको स्टैब्लिश किया। और आप देख सकते हो यहां पर एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन जारी किया गया था, उसमें बोला गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिकॉग्नाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मेनलैंड चाइना है, एज द सोल लीगल गवर्नमेंट ऑफ चाइना। और इस कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ने यह भी कहा
कि हम जो भी रिलेशन है ताइवान के साथ, चाहे कल्चरल है, कमर्शियल है, जितनी भी चीजें हैं वो अनऑफिशियल रखेंगे। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि चाइना का इसमें दबदबा और जीत जो है लगातार बढ़ती जा रही है ताइवान को हराने में। इंटरनेशनली तो ऐसा ही दिख रहा है और आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि इन 4 में से कौन सा देश जो है वो चाइना को, वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, सॉरी रिकॉग्नाइज करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो देन यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। जो भी कोर्स आपको चाहिए, ईपीएफओ, यूपीएससी 2024, 25 या फिर इस साल का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको क्रैक करने के लिए भी एसआईपी प्लस लॉन्च किया गया है। अभी सेल चल रहा है, मंथ एंड सेल, उसी पर्टिकुलर कोर्स पे वो भी आप ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।